नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश हायर कमीशन से निकली वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के बारे में। यह वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होने वाली है। टोटल 2003 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है और चूँकि हमें पता है कि जो पुरानी डेट थी वो पोस्टपोन हो गई थी और अब आयोग ने नई डेट, रिवाइज्ड डेट निकाल दी है। 5 चरणों में ये एग्ज़ाम होना है और अगर हम समय की बात करें तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है। 60 दिन गिनकर हमारे पास है और एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर इस एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ। एग्ज़ाम डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट ये है 30 अक्टूबर 2021 से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। पहला चरण इसका 30 अक्टूबर 2021 को पहला चरण है। दूसरा जो चरण होगा 6 नवंबर को, फिर उसके बाद 14 नवंबर को, 28 नवंबर को और लास्ट 5वां जो चरण है 12 दिसंबर को है। तो हम अपना टारगेट 30 अक्टूबर को करते हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई समय सारणी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट किस डेट में होगा, तो हमने 30 अक्टूबर को टारगेट लेकर के रखा है। तो अगर 30 अक्टूबर की बात करें तो हमारे पास केवल 60 दिन बचा हुआ है एक क्विक रिवीजन को। ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहे हैं दोस्तों और पूरा प्रयास आयोग का है कि वो इलेक्शन से पहले मार्च 2022 से पहले ये पूरी प्रक्रिया, जितनी भी औपचारिक पूरी प्रक्रिया वो करवा करके आपको फाइनल रिजल्ट दे दे। तो जिस तरह आयोग इतने स्ट्रिक्ट शेड्यूल में, इतने जल्दी शेड्यूल में कार्य कर रहा है, हमें भी अब एक एक दिन ज़ाया न करते हुए उसी तरीके से अपना शेड्यूल बनाना होगा। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न पे पहले बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? हमको पता है कि लिखित और साक्षात्कार, इंटरव्यू और रिटन, 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है। ये पूरा पहला जो चरण है वो लिखित का है। लिखित में भी 2 भाग होते हैं। एक पेपर केवल होता है, उसके 2 भाग होते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं है, 2 पेपर नहीं होते हैं, एक ही पेपर होता है। एक पेपर में ही 2 भाग होता है। एक पेपर जो उसका होता है वो 200 नंबर को होता है। 100 प्रश्न 200 नंबरों का। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर अपने पास रखते हैं। तो 100 प्रश्न होता है। वही 100 प्रश्न डिवाइड होते हैं 2 भाग में, जिसमें 70 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 30 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जिसमें आपका करेंट, एनवायरनमेंट होते हैं। हम इस पर भी अभी बात कर ले रहे डिटेल। तो पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के जो 70 नंबर हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अब हमें आखिरी 60 दिनों में क्या करना होगा, समझ लीजिए, ये मैं अपने भी अनुभव पे बता रही हूँ। इसकी पिछली 47 वैकेंसी में भी जो एडवर्टीजमेंट था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और बहुत फ्रेश अनुभव है मेरा। वही मैं आपसे उसी बेस पे मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी साझा करते हुए कह रही हूँ कि लास्ट के 60 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना। जो भी आप मटेरियल आप पढ़ चुके हैं, जितना भी मटेरियल आप पढ़ चुके हैं वो उठाना है और आपको कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर जाना है। ये इतना आप शेड्यूल अपना बनाइए कि उसमें आप 1 से 2 बार पूरा रिवीजन कर जाइए अपने जो ऑलरेडी जो चुनिंदा मटेरियल था उससे। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें है कि प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है? पहला प्रैक्टिस करते हुए आपको नेट जेआरएफ, जो भी सब्जेक्ट से आप हैं उसके लास्ट ईयर के जितने भी ईयर के आपको नेट जेआरएफ के पेपर मिले वो सारे प्रश्न आप लाइन बाय लाइन सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। दूसरा, विभिन्न आयोग, जितने भी आयोग पेपर करवाते हैं, चाहे हमारे स्टेट के, यूपी के या यूपी से बाहर के भी, राजस्थान के, हरियाणा के, एमपी के, जो भी आयोग के आपको पेपर मिले, मार्केट में सब आराम से अवेलेबल है। जो भी पेपर आपको, जितने भी पेपर मिलते हैं इस जीडीसी लेवल के, सारे पेपर आपको, वो सारे उसके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाने हैं। इसके साथ ही प्रवक्ता लेवल के या प्रशिक्षित स्नातक लेवल के भी आपको जितने भी पेपर मिल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और राजस्थान टीजीटी, जो भी आपको पेपर मिलते हैं सारे पेपर वो भी आपको सॉल्व कर जाने हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं। उसमें से आप जितने भी ले सकते हैं, जितने भी सॉल्व कर सकते हैं वो सारे लेकर के सॉल्व कर जाइए। और कुछ ज़रूरी साइट भी हैं, इंपॉर्टेंट साइट जो प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप उतना सारा मटेरियल ख़रीद नहीं सकते हैं तो यूट्यूब और गूगल पे कई सारे ऐसे साइट भी हैं जो प्रैक्टिस करवाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टाइम में आप कितने सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, कितने सारे
प्रैक्टिस कर सकते हैं और एकदम एग्ज़ाम के माहौल में बिना आंसर देखे आपको सॉल्व करना है। आपको इससे पता लग जाएगा कि अभी आपका कौन कौन सा पोर्शन वीक है, आपको उस पर और मेहनत करनी है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि केवल आंसर नहीं देखना है, बाकी के 3 के जो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे, तो इससे आपका और भी जो भी छूटा वगैरह होगा वो सारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये तो पूरा लास्ट टाइम की प्रैक्टिस की बात होगी। आपके सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल टारगेट बना लेना है कि अगर 70 क्वेश्चन दिया है तो आपको 60+ आपके होने चाहिए। आपके जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें 60+ आपको मिलने चाहिए, इतना आपको अपना टारगेट बनाना है। अब हम बात करते हैं कॉमन पेपर की। तो कॉमन पेपर में करंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। करंट, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक करंट जो मैगजीन आती है मार्केट में, चाहे वो घटना चक्र हो गई, प्रतियोगिता हो गई, स्पीडी हो गई, जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है वो ले लीजिए और पूरे 2 बार, कम से कम 2 बार उसको पढ़ जाए। इस तरीके से आपको उसको पढ़ना है कि 2 बार पढ़ना है, याद नहीं करना है। आप इतना समय नहीं है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप बिल्कुल हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारा अच्छा इसका तरीका है कि आप उसको पढ़ जाइए। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में, जितनी बार प्रश्न आप देखेंगे आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा ही वो चीज़ें आती जाएंगी। तो आप एक मैगजीन लेकर के आप उसका सॉल्व कर जाइए। अब बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड की, एनवायरनमेंट की या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये सारे जो हैं इसके लिए आपको कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैम कौन सी नई बुक लेना है एनवायरनमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप नए बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने नेट जेआरएफ के लिए जिस पुस्तक से पढ़ाई की है, जिस भी पुस्तक से आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने गाइड वगैरह उपकार जो भी पढ़ा है उससे केवल उससे पढ़ जाइए। सारा इन 3-4 पोर्शन के लिए आपको केवल उससे पढ़ना है, किसी नई बुक से लेकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ में इन सबसे रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैगजीन में, उसको ज़्यादा फोकस करना है। जो सिलेबस आप में दिया हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या फिर एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड जो करंट आपको दिखें आपके मैगजीन में, स्पेशली उसको फोकस करिएगा क्योंकि वो पूछा जाता है। बुक्स वगैरह कौन कौन सी नई लिखी गई है, ये सारी भी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। अभी रिसेंट हमारा जो स्पोर्ट्स वगैरह हुआ है वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान दी जा सकती है, इस पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा। लास्ट ईयर के नेट जेआरएफ के पेपर जो हैं, जितने भी नेट जेआरएफ के पेपर हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप वो सारे पेपर लास्ट ईयर के सॉल्व कर जाएँ, जितने भी उसमें से प्रश्न दिखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जीएस पोर्शन की, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये चारों पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए कोई भी जो बेस बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे वो लूसेंट हो, घटना चक्र हो, पॉइंटर हो, जो भी एक बुक आप पढ़ रहे हैं उसी को केवल रिवाइज कर जाइए। और अगर आप चारों पोर्शन में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चारों पोर्शन में से कोई भी पोर्शन वीक होगा तो मेरी ये पर्सनल सलाह ये है कि आप उसमें से वो पोर्शन बिल्कुल छोड़िए जिसमें आप वीक हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा नहीं था तो मैंने इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैंने उस पोर्शन को बिल्कुल छोड़ दिया था। उतनी ही मेहनत मैंने दूसरे पोर्शन पे की थी, क्योंकि हार्डली 1 या 2 प्रश्न आ सकता है इन सारे पोर्शन में से एक पोर्शन में। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप उस पोर्शन पे उतनी मेहनत ना करके वही मेहनत जो है वो आप दूसरे मेहनत पे कर सके। ज़्यादातर प्रैक्टिस जितने भी आयोग जो भी एग्ज़ाम कराता है उसमें, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे आश्रम पद्धति हो, या फिर कोई भी अलग एग्ज़ाम के जीएस सेक्शन जो पूछे जाते हैं उसके पेपर मार्केट में उपलब्ध हैं, वो लेकर के आप सॉल्व कर जाइए। प्रैक्टिस से जितना लगा सकते हैं उसको सॉल्व कर जाइए। लास्ट ईयर के आयोग के पेपर भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, चूँकि इस बार बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गया है आयोग बहुत, कि वो उसने जो लास्ट टाइम भी जो गलतियां हुई थी वो ना हों। पेपर बहुत एकदम सिलेबस से ही पूछा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न लास्ट ईयर भी ऐसे केसेस हो गए थे कि सिलेबस से बाहर पूछे गए थे, तो इस तरह की इस बार गलतियां नहीं होंगी। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप कॉमन जो 30 जो प्रश्न आएंगे उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपका टारगेट इतना होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हायर कमीशन में रिटन के नंबर जोड़े जाते हैं, ऐड करके रिटन प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके जो फाइनल है वो मेरिट बनती है। इसलिए यहाँ पे रिटन जो है वो और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इंटरव्यू में 30 नंबर के इंटरव्यू होता है जिसमें मिनिमम 13 और मैक्सिमम 27 देने होते हैं, तो बीच में कुछ नंबरों का ही खेल होता है। तो अगर आपने रिटन में एक बार बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लिए हैं तो आपको इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरव्यू में एक बार आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय आप रिटन पर पूरा फोकस करें। समय बहुत कम है, एक दिन इम्पॉर्टेंट है।
और इस तरह की हम स्ट्रेटजी भी बीच बीच में लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो, क्वेरीज हो, आप मुझे फिर से मेल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप भी इस एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा कि आप सभी अच्छे नंबर स्कोर करें। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।